Okay, so continuing with the previous video in which we were discussing about dishonor, we left 2 points. One is protest, other is noting. हमने 2 पॉइंट्स बाकी रखे थे, एक था नोटिंग, दूसरा था प्रोटेस्ट. देखते हैं नोटिंग क्या होता है. So when A draws a bill of exchange on B and makes it payable to D, D ये बिल एक्सेप्ट करवाने B के पास जाता है, B उसको एक्सेप्ट भी करता है. इसका 3 months का मैच्योरिटी पीरियड है. It is having 3 months maturity period. और B on the date of maturity पेमेंट करने से मना कर देता है, but I will not make payment. Okay, तो D ने B के सामने कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल कर दिया, D वर्सेस B. तो D ने कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा कहा कि देखो मुझे इसके पास से 1 लाख रुपए लेना था और ये पेमेंट करने से मना कर रहा है. तो बी ने कहा ऐसा है ही नहीं, वो मेरे पास पेमेंट लेने आया ही नहीं है. पहले बी ने पेमेंट करने के लिए मना बोला, इसीलिए डी कोर्ट ऑफ लॉ में गया. तो बाद में डी ने क्या कहा, बी ने क्या कहा, दैट वो मेरे पास पेमेंट लेने आएगा तो मैं पेमेंट करूंगा ना. वो पेमेंट लेने आया ही नहीं, उसने बिल प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए. लो मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं. ओके, तो इन सच केस कोर्ट ऑफ लॉ को ऐसा लगेगा कि डी ने कोर्ट ऑफ लॉ का टाइम वेस्ट किया है, डी ने अननेसेसरी केस फाइल किया है. ओके, ऐसा ना हो इसलिए डी बी को बिल एक्सेप्ट करने भेजेगा उसके बाद पेमेंट करने के लिए, बट डी विल सेंड इट थ्रू नोटरी पब्लिक. ये एक क्वालिफाइड पर्सन होता है हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, डिग्री ऑफ लॉ, और जिसने कुछ एग्जामिनेशंस पास की होती है उसके बाद ये नोटरी बनता है. कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए. तो नोटरी पब्लिक को कहा मेरे बिहाफ पे आप इसको प्रेजेंट करो पेमेंट के लिए, और बी ने मना बोला. ना डी खुद नहीं गया, डी ने पेमेंट के लिए किसको भेजा था, नोटरी पब्लिक को. जैसे ही बी पेमेंट नहीं करता है, बी डज नॉट मेक पेमेंट, तो जो नोटरी पब्लिक है वो इस फैक्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर या एक सेपरेट पेपर में रिकॉर्ड कर देगा, सेपरेट डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर देगा और उसमें रिकॉर्ड कर देगा द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कि मैंने बिल मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे प्रेजेंट किया था और एक्सेप्टर ने उसका पेमेंट नहीं किया था. दिस प्रोसेस इज नोन एज नोटिंग. क्या कहा जाता है इसको, सी recording the facts of dishonor on the instrument or on a paper attached thereto by a notary public. It is not mandatory to go for noting, but ये कब करवाना पड़ेगा, आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करवाना चाहते हो, and there is no need of crossing of checks. तो नोटिंग का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया. Now let's understand protest. Protest is similar to noting, but noting में हम लोग क्या करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही उसका फैक्ट ऑफ डिसऑनर रिकॉर्ड कर देते हैं एक सेपरेट पेपर में. Whereas in the case of protest, ये भी डिसऑनर के केस में ही होता है. दिस ऑल्सो हैपन्स इन द केस ऑफ डिसऑनर, बट अ फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ डिसऑनर इज इशूड बाय नोटरी पब्लिक. दिस इज नथिंग बट डिसऑनर. प्रोटेस्ट का मतलब, प्रोटेस्ट कब करना होगा, जब डिसऑनर हुआ है तभी, पर उसके लिए नोटरी पब्लिक आपको एक फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू करेगा. विल नॉट जस्ट सिंपली रिकॉर्ड द फैक्ट्स, है ना, वो सिंपली रिकॉर्डिंग द फैक्ट होगा तो वो नोटिंग होगा. जब आपको एक सेपरेट सर्टिफिकेट दिया जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज प्रोटेस्ट.
It is mandatory to get foreign bill of exchange protested. फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोटेस्ट करवाना मैंडेटरी है इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ द प्लेस वेयर दे आर ड्रॉन. जहां उस बिल को ड्रॉ किया गया है वो कंट्री अगर ऐसा रिक्वायर करता है कि नहीं आपको प्रोटेस्ट का रिकॉर्डिंग या प्रोटेस्ट करवाना पड़ेगा डिसऑनर में, देन इट इज कंपल्सरी. मोस्ट फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है. ओके, प्रोटेस्ट का एक और टाइप है प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी. चलो देखते हैं वो क्या है. सपोज ए draws a bill or A is a maker of promissory note, B is a payee of promissory note. ओके, अब सिचुएशन ऐसा है, सपोज ए लेट्स से कि ये कोई एक काफी वेल नोन पर्सन है, उसका गुडविल काफी ज्यादा है और इसने हमको प्रॉमिसरी नोट बना के दिया है. ओके, he is a maker of promissory note. Now what happens is before the time of collection, पेमेंट का टाइम है, मैच्योरिटी डेट है, उससे पहले ए इंस्टॉलमेंट हो गया. सपोज इसका टाइम पीरियड था 2 months और प्रॉमिसरी नोट को एक ही महीना हुआ था और ए हो गया इंस्टॉलमेंट. अब बी जब तक इसका टाइम पीरियड खत्म नहीं होता है ना तब तक वो पेमेंट करने के लिए नहीं जा सकता है, मतलब पेमेंट डिमांड करने के लिए नहीं जा सकता. बी हैज टू वेट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. अब बी क्या करता है, देखो ये जो वेल नोन पर्सन है उसकी वाइफ को बोलता है कि देखो आप एक काम करो, ये आपके हस्बैंड पेमेंट नहीं कर रहे, उनके बिहाफ पे आप पेमेंट कर दो, है ना. और वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इस पर्सन का या इस फैमिली का मार्केट में काफी गुडविल है, काफी नोन है, तो वो लोग अपनी गुडविल जाए, इससे अच्छा वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया. दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर. हमने पहले भी ये टॉपिक एक बार डिस्कस किया हुआ है थोड़ा स्पीड में, बट हियर वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल. तो यहाँ पे बी जो है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए देखो क्या किया, प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी. अब हम सर्कमस्टेंसेस पढ़ते हैं. व्हेन एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर मैच्योरिटी बिकम्स इंसॉल्वेंट, द होल्डर में आस्क नोटरी पब्लिक. बी ने अपने नोटरी पब्लिक को ऐसा कहा, एक काम करो आप एक ही वाइफ को कहो कि वो बिल एक्सेप्ट कर ले फॉर द बेटर सिक्योरिटी ऑफ द एक्सेप्टर. अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इट इज कंसिडर्ड एज, मतलब अगर वाइफ इस बिल की पेमेंट करने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर. ओके, बट इफ इट इज रिफ्यूज्ड, वाइफ रिफ्यूजेस टू accept the bill of exchange, then on being refused, the notary public will cause such facts to be noted and certified. Notary public उसको note कर लेगा. However, holder will have to wait till maturity to take any action. Holder को कोई भी action लेना है तो उसको maturity तक wait करना पड़ेगा. And protest for better security enables the bill to be accepted for honor. मतलब अभी तक वाइफ इस बिल में पार्टी थी ही नहीं, वाइफ was not a party to the bill, but by protesting for better security we can make A's wife, यहाँ पे एग्जाम्पल वाइफ का है, आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते. ए का फ्रेंड है ना, वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टिंग फॉर ऑनर. ए का ब्रदर है ना, ए के फादर मदर, whosoever. When any person is primarily not a party to the bill of exchange but is made, so this is one of the way of making a person party to the bill of exchange, that is accepting for
honor. Okay. Now we are moving on to the last part, that is crossing and bouncing of check. Okay. We all know somewhat about this thing. हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको आज डिटेल में पढ़ते हैं. ओके. सपोज मैंने किसी को बैगर चेक दे दिया. आई हैव गिवन अ बैगर चेक टू समवन. उसमें अमाउंट भर दिया, मेरा सिग्नेचर कर दिया, डेट लिख दिया और पार्टी का नाम AB. I have written the party's name, that is AB. Okay. अब ये चेक बैगर है, मतलब मैंने इसके ऊपर इस तरह से क्रॉसिंग नहीं किया. ट्रांसवर्स लाइन्स हैव नॉट बीन क्रिएटेड. I have kept this check as bearer. Okay. अब जिसको मैंने ये चेक इशू किया है, AB lost the check. किसी को वो चेक मिला और वो बैंक में जाके शो करता है एक आइडेंटिटी प्रूफ. कि मैं ही AB हूँ. बैंक ये चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ ये उसी नाम का पर्सन है जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है. बैंक ने इसका पेमेंट कर दिया. अब इस पर्सन को ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब जिसको मिला था उसको ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो तो कैश विड्रॉ करके जा रहा है. उसने अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया था, उसका कॉपी नहीं दिया था. That person has only shown the identity proof at the cash counter. बैंक में जाके आप कभी भी ऐसा कोई चेक होता है बैरल चेक, तो जो भी सपोज मेरा IDBI में अकाउंट है और मैंने किसी को चेक दिया है बैरल चेक, तो वो मेरे ब्रांच पे आएगा, चेक दिखाएगा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा. ओके. इतना सिंपल होता है. तो अगर ये चेक खो जाता है और किसी सेम नेम वाले पर्सन को मिल जाता है और या तो वो फेक आइडेंटिटी प्रूफ क्रिएट कर देता है, तो उसको पेमेंट हो जाएगी. तो ये एक रिस्क है. दिस इज वन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बैकअप चेक. इसीलिए कॉन्सेप्ट आया क्रॉसिंग का. अब समझते हैं क्रॉसिंग क्या होता है. सेम एग्जांपल है ना, डेट, अमाउंट, सिग्नेचर सब कुछ हो गया. यहाँ पे फिर से मैंने AB का नाम लिखा है, पर मैंने इसमें सिर्फ 2 सिंपल लाइन बना दी है. अब इसका मतलब ये होगा कि जिस किसी का नाम भी ये है AB, ओके, वो सपोज ये चेक IDBI बैंक का है और AB का अकाउंट है लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा में. तो AB ये पैसा कलेक्ट करने के लिए IDBI बैंक में नहीं आएगा. व्हाट AB विल डू? AB विल डिपॉजिट द चेक इनटू हिज और हर बैंक अकाउंट. मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका जहां पे अकाउंट है वहां पे ये चेक डिपॉजिट करेगा और BOB IDBI से पैसा कलेक्ट करेगा. BOB विल कलेक्ट मनी ऑफ चेक ऑन बिहाफ ऑफ AB फ्रॉम IDBI. रिस्क यहाँ पे भी है. ओके. तो जैसे AB नाम का कोई पर्सन था, उसने अपना आइडेंटिटी प्रूफ बना लिया, तो सेम नेम से अकाउंट भी हो सकता है. सेम नेम अकाउंट होल्डर, किसी और का नाम भी यही था, तो उसको ये चेक मिला और उसने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. AB मतलब जिसको मिला, फाउंडर ऑफ चेक, ये ओरिजिनल वाला AB नहीं है, ये फाउंडर ऑफ चेक है. ओके. उसने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसने पैसा कलेक्ट भी कर लिया. पर यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रेस करना आसान है,
बिकॉज जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस फाउंडर एबी का अकाउंट ओपन किया होगा तब केवाईसी किया होगा, नो योर कस्टमर, मतलब इसके पास इसका पैन, आधार कार्ड, ऐसी काफी सारी डिटेल्स होंगी, तो इसको ट्रेस करना आसान है। वी कैन अंडरस्टैंड कि क्रॉसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्रॉसिंग की वजह से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इस केस में भी फ्रॉड नहीं हो सकता है या कोई आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। सर्टेनली वो विड्रॉ कर सकता है, पर उसको ट्रेस करना पॉसिबल है, whereas in the case of direct check it is not possible. okay? आजकल बैरक चेक में भी है ना, यहाँ पे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर बैरक चेक में भी एज अ मेजर ऑफ सिक्योरिटी बैंक वाले क्या करते हैं कि आप से फॉर एग्जाम्पल आपको वो बोलेंगे बैरक चेक का पैसा आप कलेक्ट करने गए, मैंने आपको चेक दिया है, आप मेरे बैंक में पैसा कलेक्ट करने आए, बैंक आपको बोलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखाओ। मैंने जो कुछ भी दिखाया तो वो उसका नंबर नोट कर लेते हैं, दे विल नोट डाउन द नंबर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड और आधार कार्ड। उससे भी ट्रेस करना आसान है कि आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके कौन चला गया, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल। हर एक बैंक ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता है ना, कुछ बैंक्स करते भी हैं, कुछ ब्रांचेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, इसीलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि कवर हो सके तो चेक को क्रॉसिंग करना चाहिए। अब पढ़ते हैं क्रॉसिंग क्या होता है। द पेमेंट ऑफ द चेक कांट बी रिसीव एट द काउंटर ऑफ द बैंक, मतलब मैंने आपको आईडीबीआई का चेक दिया है पर आपको वो पैसा कलेक्ट करने के लिए आईडीबीआई में आने की जरूरत नहीं है, आपको अपना अकाउंट जहां पे है वहां पे ये डिपॉजिट करना है। ओके, एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड थ्रू द बैंकर ऑफ द होल्डर। जैसा मैंने आपको कहा कि एबी का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में था, तो एबी को ये चेक प्रेजेंट करने के लिए या चेक का पैसा लेने के लिए आईडीबीआई में आने की जरूरत नहीं है, वो ये चेक दे देगा बीओबी को और बीओबी इसका पैसा कलेक्ट करेगा आईडीबीआई के पास। मतलब ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आपको कैश नहीं मिलेगा। लेटर ऑन बैंक बीओबी कलेक्ट आप विड्रॉ कर सकते हो, पर सीधा आपके पास कैश नहीं आएगा। बैरर चेक में कैश रिसीव करते हैं। ओके, चलो, तो क्रॉसिंग का ये फायदा है कि आपको पेमेंट लेने के लिए इश्यूअर के बैंक में जाने की जरूरत नहीं है ना, आप उसको अपने बैंकर के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स से टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो सबसे पहला जनरल, जिसमें हम सिंपली दो ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ कर देते हैं चेक के ऊपर, है ना, कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ दो ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर दी है, दैट इज कंसिडर्ड एज जनरल क्रॉसिंग। नाउ नॉर्मली हम लोग क्रॉसिंग करते किधर है, जैसा मैंने किया है वैसा ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। देयर इज नो सच रूल that crossing should be done on the upper left hand part. क्रॉसिंग चेक में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इधर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने ऐसा क्रॉसिंग किया है तो नहीं चलेगा, दिस इज इनवैलिड, है ना। इसका मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ चेक। इस तरह के क्रॉसिंग का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ चेक। तो आप इस तरह का नहीं, बाकी जो बातें बताई, यहाँ पे क्रॉसिंग कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, सब जगह चलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ही क्रॉसिंग करना पड़ेगा, बट दिस इज अ कस्टम और पैटर्न बीइंग फॉलो। तो बैंक वाले ऐसा एडवाइस करते हैं कि यही होना चाहिए और सब लोग यही करते हैं, बट आप कभी ट्राई करना चाहो तो इस तरह से क्रॉसिंग करोगे तो भी चलेगा। ओके, दैट इज द जनरल क्रॉसिंग। नाउ स्पेशल क्रॉसिंग। ओके, तो स्पेशल क्रॉसिंग में
आपको दो ट्रावर्स लाइन तो बनानी है, पर उसके साथ साथ कलेक्टिंग बैंकर, बैंकर नहीं, कौन सा बैंकर होगा यहाँ पे, कलेक्टिंग बैंकर का नाम यहाँ पे लिखना है। सपोज मैंने किसी को चेक इशू किया है और मुझे पता है कि उसका 3 बैंक में अकाउंट है, दैट पर्सन इज हैविंग अकाउंट इन 3 डिफरेंट बैंक्स। एक है HDFC में, दूसरा है एक्सिस में, और तीसरा है ICICI। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये क्रॉसिंग किया और यहाँ पे लिख दिया HDFC, तो मैंने जिसको चेक दिया है उसके 3 अकाउंट है, पर वो डिपॉजिट उसको सिर्फ HDFC में ही कर सकता है। अगर मैंने जनरल क्रॉसिंग किया होता तो वो कोई भी बैंक में डिपॉजिट करता, चलता। पर अगर मैंने स्पेशल क्रॉसिंग किया हुआ है, मतलब इसका कलेक्टिंग बैंकर कंपल्सरी HDFC होगा। ओके, नंबर 3, नॉट नेगोशिएबल। चेक मस्ट बी क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली, मतलब या तो जनरली सिर्फ 2 ट्रावर्स लाइन, या स्पेशली 2 ट्रावर्स लाइन विद द नेम ऑफ बैंक, एंड ऑल्सो कंटेन द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। ओके, इवन दो आपने ये वर्ड लिखा है नॉट नेगोशिएबल, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप चेक किसी को नेगोशिएट नहीं कर सकते। यू कैन बट ऑलवेज नेगोशिएट द चेक, क्योंकि वो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। बट द ट्रांसफरर, सपोज A हैज गिवन अ चेक टू B, और A ने चेक देते वक्त क्रॉसिंग करके नॉट नेगोशिएबल ऐसा लिख दिया, तो B ये चेक C को दे तो सकता है, पर उसको B से बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। C will not get a better title than B। अगर B का टाइटल डिफेक्टिव है तो C का भी डिफेक्टिव होगा, B का टाइटल गुड है तो C का गुड होगा। बट B का गुड है तो C को बेटर टाइटल मिलेगा, वैसा पॉसिबल नहीं। नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल ऐसा कभी भी नहीं होगा, इट इज नेगोशिएबल। बट इसका मतलब क्या होगा कि आप जिसको आगे चेक दोगे उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। सपोज ये C ये चेक चुरा लेता है, C is a thief and he steals the check, तो चेक चुरा लेता है तो C को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। लास्ट इज अकाउंट पे, मोस्ट फेमस। ओके, चेक मस्ट बी क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली, प्लस कंटेन द वर्ड अकाउंट पे। कभी कभार लोग अकाउंट पेड ऐसा भी लिख देते हैं, अकाउंट पे, अकाउंट पेड, बट द एक्चुअल वर्ड इज अकाउंट पे। और इसमें लोग अकाउंट पे ओनली, अब ये ओनली लिखने की ऐसी जरूरत नहीं, बट पीपल स्टिल राइट इट, अकाउंट पे ओनली, अकाउंट पे, अकाउंट पे, अकाउंट पेड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। बट बेसिक इसका मतलब क्या होगा, that if you cross the check generally or specially and use the word account pay, the check does not remain negotiable। चेक नेगोशिएबल रहता नहीं, उसका जो नेगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चला जाता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, जो पेमेंट करने वाला है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखा कोटक बैंक, और ये कलेक्टिंग बैंकर है HDFC। तो पेइंग बैंकर को किस तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं, विच काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू पेइंग बैंकर। इफ द चेक इज पेएबल टू ऑर्डर, इफ द चेक इज पेएबल टू ऑर्डर मतलब उसमें कौन सा वर्ड कैंसिल कर दिया है। आप कभी भी चेक पढ़ोगे उसमें लिखा होगा कि और बैगर, लास्ट में ऐसा वर्ड लिखा होता है, पर्सन का नाम और बैगर, तो आपको हमेशा चेक देते वक्त ये वर्ड काट देना है। अगर आप किसी को कैश पेमेंट नहीं करना चाहते हो, उसके अकाउंट में ही पैसा जाए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, तो आपको और बैगर ये वर्ड कैंसिल करना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, चेक इज पेएबल टू ऑर्डर। अब ये चेक, A has given a check to B,
बी हैज गिवन अ चेक टू, सॉरी बी का चेक सी को मिला और इसने ऐसा दिखाया कि बी ने ये चेक मुझे इंडोर्स किया है, पर सी ने एक्चुअली बी का साइन फॉर्ज किया था। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर ये चेक कलेक्शन के लिए आता है, सी गोज फॉर द कलेक्शन, है ना, सी का जो बैंक है वो कलेक्शन के लिए जाता है ए के बैंक में। अभी ए के बैंक में जैसे ये चेक आया तो देखेंगे कि ये चेक ए ने दिया है, क्या ए का सिग्नेचर मैच करता है? हाँ, ए का सिग्नेचर मैच करता है। बी ने इसको एंडोर्स किया है सी को, ऐसा फैक्ट आपको चेक से पता चल जाएगा। पर क्या ए का बैंक बी का सिग्नेचर वेरीफाई कर पाएगा? द आंसर इज डेफिनेटली नो, क्योंकि बी का अकाउंट अलग बैंक में है, ए का अकाउंट अलग बैंक में है। तो जो ए का बैंक है वो ए का सिग्नेचर वेरीफाई कर पाएगा, पर बी का जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। सी ने उसको फॉर्ज किया था और उसका पेमेंट कलेक्ट कर लिया। देन इन सच केस इवन इफ एंडोर्समेंट इज फॉर्ज्ड, मतलब ए का जो बैंक है कोटक बैंक, वो अगर पेमेंट कर देता है तो भी उसकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ए हैज गिवन अ चेक टू बी, बी हैज गिवन अ चेक टू सी, सी ने एंडोर्समेंट फॉर्ज किया हुआ था, वो चेक कलेक्ट कर लेता है ए के पास से, है ना, पेमेंट कलेक्ट कर लेता है, तो ए के बैंक का कोई लायबिलिटी रहता नहीं। चेक कॉस्ट जनरली, उसमें सिर्फ 2 ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ की हुई थी। सो व्हेन पेमेंट इज मेड टू एनी बैंकर, अब इसमें किसी का नाम लिखा ही नहीं है कोई भी बैंक का, तो कोई भी बैंक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन का 3 बैंक में अकाउंट है, HDFC, एक्सिस एंड ICICI, तो कोई सी भी बैंक से कलेक्ट करे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पेइंग बैंकर को कोई भी लायबिलिटी अराइज होता है। व्हेन चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, उसमें लिखा हुआ था पेमेंट मस्ट बी मेड टू HDFC बैंक ओनली, और पेमेंट स्पेसिफाइड बैंक को कर दिया जाता है, देन ऑल्सो प्रोटेक्टिंग, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रोटेक्शन फॉर पेइंग बैंकर। एंड व्हेन ड्रॉवर सिग्नेचर इज फॉर्ज्ड, अगर ड्रॉवर का सिग्नेचर फॉर्ज्ड है, देखो ए का सिग्नेचर फॉर्ज किया हुआ है, पेइंग बैंकर इज नॉट प्रोटेक्टेड, क्योंकि उसके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, ड्रॉवर के सिग्नेचर को वेरीफाई करने का ऑप्शन है, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। एक्चुअली दिस पॉइंट कम्स इनटू द लायबिलिटी। ओके, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, तो यहां पे आएगा प्रोटेक्शन टू HDFC। व्हेन बैंकर रिसीव्ड पेमेंट ऑफ अ कस्टमर्स चेक इन गुड फेथ, बैंकर को पता ही नहीं है कि मेरे कस्टमर ने सिग्नेचर फॉर्ज्ड करके ये चेक दिया है। व्हेन बैंकर कलेक्ट्स इट इन अ गुड फेथ, there is no liability of collecting banker. It shall not be liable to the true owner, obvious है, in case the title to the check proves defective। अगर सी, ऑब्वियसली सी का टाइटल डिफेक्टिव था, पर फिर भी कलेक्टिंग बैंकर ए के लिए या बी के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने तो चेक गुड फेथ में ही कलेक्ट किया था। ओके, लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर फॉर एनी लॉस to true owner, when the check is crossed generally, paying banker pays amount otherwise to a banker। otherwise मतलब आपने चेक को क्रॉस किया हुआ है, मतलब पेमेंट बैंक टू बैंक ही जाना चाहिए, पर आपकी बैंक ने ये पेमेंट कैश में कर दिया। क्रॉसिंग के केस में बैंक टू बैंक ही पेमेंट जाता है, मतलब HDFC कलेक्ट करेगा, कोटक उसको देगा, किसी भी पर्सन मतलब इंडिविजुअल को ये पेमेंट नहीं मिलेगा। ओके, पर आपकी बैंक ने वो पेमेंट कैश में कर दिया तो आपका बैंक लायबल है। एंड चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, आपने क्लियरली लिखा था कि ये HDFC में ही पेएबल है, पर जो कलेक्टिंग बैंक है वो ICICI निकला, मतलब आपकी बैंक ने ICICI को पेमेंट कर दिया, भले उसी पर्सन के अकाउंट में किया, कोई दूसरे पर्सन के अकाउंट में नहीं गया, बट कलेक्टिंग बैंकर अगर चेंज हो गया तो भी इशूइंग जो ड्रॉवर्स का बैंक है वो लायबल हो जाएगा। ओके,
रिफ्यूजल बाय बैंकर टू ऑनर कस्टमर्स चेक। बैंक कौन सी सिचुएशन में कस्टमर का चेक ऑनर करने के लिए मना बोल देगा? अभी ये काफी कॉमन पॉइंट है, इजी चीजें हैं, है ना, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, जैसे स्टॉप पेमेंट करा दिया उस चेक का, है ना, काउंटर मांडेड, क्या कहा जाता है इसको, काउंटर मांडेड। स्टेल चेक, 3 महीने से ज्यादा हो गए। पोस्ट डेटेड चेक, है ना, कोई आज के दिन 10th डेट का चेक कलेक्ट कराने जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। लॉस ऑफ चेक, है ना, क्लोजर ऑफ अकाउंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, मटेरियली ऑल्टर्ड चेक, डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द पार्टी, इन ऑल केसेस बैंकर मस्ट रिफ्यूज। क्या लिखा हुआ इधर, मस्ट रिफ्यूज, और इधर मे रिफ्यूज। बैंकर चाहे तो पेमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने किसी को 50,000 का चेक दिया है पर मेरे अकाउंट में 45,000 बैलेंस है, तो बैंक ये चेक तब भी पास कर देता है और फिर कस्टमर को बोलता है कि आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर दो, बैंक ने आपके बिहाफ पे पे किया। सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर अवेलेबल, है ना, इसको कहते हैं ओडी, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसा चलता है कि अगर कस्टमर का गुडविल है, कस्टमर का मार्केट में इमेज अच्छा है, क्लाइंट का इमेज अच्छा है, तो बैंक उसको मना नहीं बोलता है। लास्ट पार्ट इज बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। अगर चेक का डिसऑनर होता है तो किस तरह की लायबिलिटी या पेमेंट हो सकता है? ओके, सबसे पहला है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। जिसने भी चेक ड्रॉ किया था अगर वो पेमेंट नहीं करता है, इस पनिशमेंट में रिसेंटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक काफी रिलैक्सेशन आया है, पर हमारे अटेम्प्ट में वो एप्लीकेबल नहीं है, हमें यही लिमिट याद रखनी है। ओके, imprisonment up to 2 years or fine up to 2 times the amount of check or both। ओके, इसमें नोट लिखा हुआ है ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आर कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब ये होगा कि अगर आपको 2 years या मान लो कि 1 year का इम्प्रिजनमेंट होता है, पर आप ऐसा बोलते हो कि नहीं मैं मॉनेटरी कॉम्पनसेशन पे करने के लिए रेडी हूं, आप मेरा इम्प्रिजनमेंट कम करवा दो, आई एम रेडी टू पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, बट आप मेरा इम्प्रिजनमेंट कम करवा दो या इसको हटा दो। तो कंपाउंडेबल का मतलब क्या होगा, आप अपना इम्प्रिजनमेंट का पीरियड कैंसिल या कम करवा सकते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी इन केस ऑफ डिसऑनर। अब डिसऑनर के लिए कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना कंपलसरी है? विच कंडीशंस आर required to be fulfilled compulsorily? Check must be issued to discharge any legally enforceable debt. For example, A ने चेक अपनी वाइफ को दिया, है ना, B is the wife of A। अब ये पेमेंट दिया था कुछ शॉपिंग करने के लिए, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स या कोई भी और रीजन की वजह से ये चेक डिसऑनर हो गया, तो बी ए के सामने केस नहीं कर सकते। बी कैन सी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की वजह से नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं था। दिस वाज नॉट अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। ओके, चेक डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, मतलब अगर मान लो कि ए की सिग्नेचर की वजह से ए ने बी को चेक दिया था, बी वाइफ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, क्रेडिटर है ना, बट ए का चेक डिसऑनर होने का रीजन इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स नहीं था, मे बी डेट में कुछ इश्यू हो गया था, मुझे 6 अक्टूबर 2020 की जगह मैंने 2019 लिख दिया, चेक तो साइन करने में प्रॉब्लम हो गया, अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, मतलब पैसा नहीं था अकाउंट में, ऐसा नहीं है। ओके, तो कोई केस नहीं बनता है या कोई भी तरह का लायबिलिटी नहीं बनता है। चेक डिसऑनर होने का रीजन क्या होना चाहिए? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड दैट इज 3 months,
होल्डर मस्ट गिव अ नोटिस विद इन 30 days। ए ने बी को चेक दिया था, बी के बैंक ने कलेक्ट करने के लिए ए की बैंक को प्रेजेंट किया, उन्होंने मना बोल दिया कि हमारे कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बी ने, दैट इज बी का कलेक्टिंग बैंकर जो है, उसने बी को इन्फॉर्म किया, बी इज अ होल्डर, और बी ने 30 days के अंदर अंदर ए को इंटीमेट किया। बी इंटीमेट्स and gives a notice to A within 30 days of receipt of intimation. Drawer failed to pay within 15 days of the said notice। है ना, B ने नोटिस दिया और A ने 15 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट नहीं किया। ओके, तो अगर उसका पेमेंट नहीं आया, होल्डर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट विद द कोर्ट विद इन नेक्स्ट 1 month। ओके, सबसे पहला है कि वो लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से डिसऑनर होना चाहिए, चेक मस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड। जैसे ही होल्डर को अपनी बैंक से डिसऑनर का इंटीमेशन आता है, वो 30 days के अंदर अंदर ड्रॉवर को इन्फॉर्म करता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर ड्रॉवर पेमेंट नहीं करता है, और लास्ट थिंग इज होल्डर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट with the court within next 1 month। Okay. अब if such offense is committed by a company, मतलब कंपनी ने किसी को चेक इशू किया था और वो डिसऑनर होता है, तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, कंपनी को जेल में नहीं डाल सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होगा। सो व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ कंपनी, every person who is in charge of and responsible for the conduct of business shall be deemed to be guilty, and when it is proved that offense is committed with the consent of director, manager or secretary or other officer, such person shall be punished accordingly। Here company means body corporate and includes a firm or other association of individuals। Okay. Now these are inserted sections, section 143 and section 148 are newly inserted and again very important sections। इसको हम लोग एक separate वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।